हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज मैं हाजिर हूँ फाइनली सोशियोलॉजी की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 4 के साथ, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। मतलब हम पूरा इसमें देखने वाले हैं भाई हमारी जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ही होने वाला है, तो सीधा इसको हम चालू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें भाई इंडियन सोसाइटी की, तो हमारी इंडियन सोसाइटी मेनली एक रूरल सोसाइटी है। हालांकि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी इंडिया को एक रूरल सोसाइटी बोलते हैं। अब इसका सिंपल रीजन आता है कि अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें तो हमारी 67% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। मतलब अपने आप ये बयां कर देता है कि इंडिया को क्यों हम एक रूरल सोसाइटी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इन लोगों में से मैक्सिमम लोग जो अपना ऑक्यूपेशन इनका है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। मतलब इनकी जो लिविंग है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई भी ऑक्यूपेशन है उससे चलती है, ये लोग काम करते हैं। और मेनली अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है बहुत सारे इंडियंस के लिए। और मेनली अगर हम यहाँ पर लैंड की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैसे जगह है जहाँ पर हम क्रॉप उगा देते हैं। इंडिया में एक लैंड की वैल्यू अलग है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लैंड सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही सिर्फ एक फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। मतलब हमारे यहाँ के लैंड हमें बताता है कि हम कैसी जिंदगी जीते हैं, हमारे कैसे कल्चर चलते हैं। बहुत सारी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स है जो हमारी एग्रेरियन बैकग्राउंड से हम ट्रेस कर सकते हैं। मतलब जैसा हमारा एग्रीरियन बैकग्राउंड है उस हिसाब से हम देख पाएंगे भाई हमारी कल्चरल कैसी प्रैक्टिसेस चलती है, क्या पैटर्न्स हमारे यहाँ चलते हैं। आपने पुराने चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई हम स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज को कितना भी दूर रखने की कोशिश कर लें, ये आपस में लिंक बना ही लेते हैं। तो वहीं हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर लिंक सीधा सीधा आता है। जैसे एग्जांपल दिया कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ न्यू ईयर फेस्टिवल बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी हो गया, कर्नाटका में उगदी हो गया और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ये क्यों बनाए जाते हैं? मेनली जो मेन हार्वेस्ट सीजन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं और न्यू एग्रीकल्चरल सीजन की ओपनिंग के लिए बनाए जाते हैं, उसकी बिगिनिंग के लिए बनाए जाते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा हमारे लैंड का एक कल्चर से कैसा रिलेशन है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का कैसा एक रिलेशन है, पूरा हमें देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर, ये देखने को मिलता है। फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया में हर रीजन में कल्चर अलग है, नेचर अलग है, प्रैक्टिस अलग है एग्रीकल्चर की। मतलब सब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। और मेनली पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये अलग अलग वेरिएशन है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ का जो सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर और अग्रेरियन वे ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब जैसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा हमारा कल्चर रहेगा, वो अपने आप हमारे अग्रेरियन वे ऑफ लाइफ से एक लिंक बना लेगा। दोनों में से अगर किसी चीज़ में चेंज आएगा तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी। एग्रीकल्चर फिर हमारे यहाँ का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आता है लाइवलीहुड का, रूरल पॉपुलेशन का। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे लोग वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो विलेज लाइफ और एग्रीकल्चर को एक सपोर्ट देती है। इसका एग्जांपल दिया, हमारे बहुत सारे आर्टिसंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पॉटर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ हो गए, रूरल एरिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक समय होता था जब विलेज की पूरी इकोनॉमी ही यही चलाते थे, लेकिन फिर ब्रिटिशर आ गए। अब आपको पता होगा ब्रिटिशर ने हमारे हैंडमेड गुड्स को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। मेनली इन्हें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ज़माना लेकर आ गए थे इंडिया में, इसलिए थोड़ा सा अब ये चीज़ें हमारे यहाँ कम होती जा रही हैं। इसके बाद हमारे सामने और आता है कि भाई रूरल एरिया में और भी बहुत सारे हमें लोग देखने को मिलते हैं जो अलग अलग चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, क्राफ्ट पर्सन है, जैसे कि स्टोरी टेलर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, प्रीस्ट हो गए, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, ऑयल प्रेसर हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं। आप 2 से 3 एग्जाम्पल हर उसका याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बोले कि भाई हमें जो डाइवर्सिटी ऑक्यूपेशन में देखने को मिलती है रूरल एरिया में, ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है? तो सीधे सीधे कास्ट सिस्टम से हमें इसके बारे में पता चलता है। हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें स्पेशलिस्ट लोगों की एक बताया गया कि भाई अलग ही एक कास्ट अलग काम के लिए बनी हुई है। सर्विस वाली कास्ट बताई गई है, जैसे कि वॉशरमैन, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ हो गए, इनकी सेपरेट कास्ट हमें मेंशन्ड है। तो कुल मिलाकर हमें पता चलता है। लेकिन समय के साथ ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए। हालांकि अब रूरल और अर्बन इकोनॉमीज एकदम इंटरलिंक्ड हो गई हैं, इनका कनेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक समय होता था जब रूरल वाले लोग या तो एग्रीकल्चर करते थे या सिर्फ उससे रिलेटेड एक्टिविटी करते थे, लेकिन अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी बहुत फेमस हो रही हैं। इसका यहाँ सीधा एग्जांपल हमारे सामने आता है कि भाई रूरल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, जैसे पोस्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, आर्मी में हैं,
और इन्हीं चीज़ों से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, मतलब कुल मिला के नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पूरा काम करते हैं। तो हमें चीज़ें पता चलती हैं। आपने भी आजकल सुना होगा बहुत सारे विलेज के लोग तो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करके चले जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर बाहर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ज़माना आ रहा है तो ऑनलाइन काम करते हैं, अपने आजू बाजू वाली छोटी छोटी सिटीज़ में जाके काम करते हैं। तब चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब रूरल एरिया वाले ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही काम करेंगे जो रूरल एरिया वालों के होते थे एक समय पर। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये पूरा हमारे सामने आता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब हमारा मेन चैप्टर चालू हो रहा है, वो है अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। मतलब हम पूरा देखेंगे कि भाई हमारा अग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसे चलता है और उसमें कास्ट और क्लास का क्या रोल हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है एक रूरल सोसाइटी में। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लोगों में। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल पीस ऑफ लैंड मिला हुआ है, सबको अलग अलग मिला हुआ है। बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनको मिला भी नहीं हुआ, मतलब सबको अलग अलग तरीके से एक्सेस मिला हुआ, कई जनों का एक्सेस भी बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम देखें पूरे मेनली रीजनों में तो बहुत अनइक्वल है। जितने भी विलेज के लोग होते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से इसको नहीं बांटा गया है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास एक अच्छे प्रॉपर वे में लैंड है। अगर हम बात करें इंडिया के कुछ एरिया की, तो कुछ एरिया में ऐसा है जहाँ पर हर रूरल हाउस होल्ड के पास कुछ ना कुछ लैंड तो है, मतलब भले ही बिल्कुल एक छोटा सा प्लॉट हो लेकिन है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे एरिया भी आते हैं जहाँ पर रूरल एरिया की 40 to 50% फैमिलीज के पास लैंड ही नहीं है। मतलब इन लोगों के पास लैंड ही नहीं है, तो या तो इन लोग कोई और काम करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई बाकी के काम करेंगे या नॉन एग्रीकल्चरल काम करेंगे, या फिर ये लेबरों का काम करते हैं, मतलब किसी और की फील्ड में एज अ लेबर काम करेंगे और उसके बाद इनको पेमेंट मिलती है। ऐसा पूरा करने को हमें मिलता है। तो मतलब कुल मिलाकर हमें देखने को मिलता है कि कुछ वेल टू डू फैमिलीज तो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे ही हमको देखने को मिल जाते हैं, या तो थोड़ा सा ऊपर रहेंगे या बिलो पॉवर्टी रहेंगे। तो एक बुरी चीज़ हमारे सामने आती है। उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अग्रेरियन स्ट्रक्चर को हम बेसिकली यूज करते हैं हमारी जो लैंड होल्डिंग का स्ट्रक्चर है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अग्रेरियन स्ट्रक्चर, तो आपको सिंपल लिखना पड़ेगा, द टर्म अग्रेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसके लिए हमारा यूज होता है। मेनली हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। एक रूरल एरिया में जिसका लैंड है, उसके पास वेल्थ है, उसके पास पावर है, सब कुछ है, तब तो वो एग्रीकल्चर कर पाएगा। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं लैंड पर जितना एक्सेस है एक इंसान का, उस हिसाब से उसकी रूरल क्लास का स्ट्रक्चर एक बनता है। मतलब अगर हम बोलें भाई रूरल में कैसा एक क्लास स्ट्रक्चर है, तो ये आपको बताएगा कि आपको लैंड का कितना एक्सेस है। मतलब कुल मिलाकर आपके लैंड के एक्सेस से आपको पता चलेगा कि आप एक क्या रोल प्ले करने वाले हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। ये पूरा एक्सेस से पता चलता है। तो अगर हम मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स की बात करते हैं तो इन लोग अपना सफिशिएंट कमाई कर लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कल्टीवेशन से ज़्यादा कमाई भी कर लेते हैं। पर ये थोड़ी सी चीज़ डिपेंड करती है कितनी इनको प्राइसेस मिल रही हैं, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, फिर साथ साथ मानसून पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये कमाई अपनी कर लेते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं लेबर्स की, तो इनको बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलती है। भाई गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज सेट करती है, इनको वो भी नहीं मिलता है। मतलब गवर्नमेंट बोलती है इससे कम एक किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उससे कम भी इनको मिलता है। पॉवर्टी में रह जाते हैं बेचारे, हमेशा इनकम इनकी हमेशा लो ही रह जाती है। एम्प्लॉयमेंट इनकी इनसिक्योर रहती है, मतलब नहीं पता कल इनको कब निकाल दें, इनको कुछ नहीं पता होता है। और ये मोस्टली जो होते हैं डेली वेज के वर्कर होते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से इनको काम मिलता है। आपने देखा होगा हमारे कंस्ट्रक्शन में जो लेबर आते हैं उनकी डेली की एक प्राइस फिक्स होती है, जैसे भाई 300 रुपये हम डेली का लेंगे। तो ऐसा नहीं रहता कि आप एक महीने आओगे, उनको पता चले अगले दिन ही निकाल दिया जाता है कि चलो भाई काम हो गया आप जाओ। तो ऐसा होता है। और इसका एक और चीज़ क्या होती है, ऐसा नहीं कि इनको रोज़ काम मिल रहा है, साल में से कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब इनको काम मिलता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिंपल सा कि एक व्यक्ति को पेड जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से उसकी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी पूरी एबिलिटी, उसकी पूरी स्किल बाहर ही नहीं आ पा रही है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। सेम ऐसा ही हाल हमारा यहाँ पर टेनेंट्स का देखने को हमको मिलता है। मेनली ये वो लोग होते हैं जो किसी से लैंड रेंट पर ले लेते हैं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि हमने अपना लैंड सिगमी पर दे दिया है, मतलब हमें लैंड का काम नहीं है या हमारा एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान नहीं है, तो हम किसी और को वो रेंट पर दे देते हैं। लेकिन इससे भी इन लोग की कमाई नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप रेंट पर देते हो तो इसके लिए आप शर्त रखते हो कि जितनी भी आपकी इनकम होगी या फिर जितना भी क्रॉप उगेगा उसका 50 to 75% आप हमें दोगे। तो जब ये बात हो जाती है तो फिर प्रॉफिट की तो कोई जगह ही नहीं बचती है। तो ये एक और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अब हम इसको अगर कास्ट से जोड़ दें तो बहुत सारे जो हमारे लैंड ओनिंग ग्रुप्स हैं
वो जो मतलब अच्छा डोमिनेट करते हैं वो या तो मिडिल उसके हैं या हाई रैंक कास्ट है, मतलब मिडिल हाई कास्ट ही हमको देखने को मिलती है। मतलब अगर कहीं पर भी आप एक ऐसे रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ जितने भी लोग डोमिनेटिंग हैं वो अपर कास्ट के हैं। तो मतलब समझ में आता है कहीं ना कहीं कास्ट का रोल भी इसमें देखने को मिलता है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी वहाँ पर आपको अलग ही समझ में आएगा, क्योंकि लैंड नहीं होगा, लैंडलेस होंगे, लेबर का काम कर रहे होंगे। तो सिंपल वे में बोलें तो लोअर कास्ट में पूरे हमारे एसटी, एससी और ओबीसी आ जाते हैं, यही हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बहुत सारे हमारे पहले के समय अनटचेबल हुआ करते थे। दलित कास्ट की अगर हम बात करें तो उनको लैंड ओन करने का ही मतलब परमिशन नहीं थी, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। मेनली उनका काम क्या होता था, जो डोमिनेटिंग लैंड ओनिंग ग्रुप है उनकी सेवा करना, उनकी लेबरगिरी करो आपको वही कर सकते हो, मतलब उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था। उनकी ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस चक्कर में एक ऐसी लेबर फोर्स काम करने लगी है जो कि जो रईस लोग हैं ना उनके लिए काम करती है। मतलब रईस लोगों के पास बड़े बड़े लैंड होते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन लोग एक दिन भी अपने लैंड को झांकने नहीं आते, उनके लेबर वहां पर काम करते रहते हैं, खुद पूरी कमाई कर लेते हैं और उन लेबरों को एक वेज भी अच्छा नहीं देते। तो कुल मिला के कहते हैं कि फ्री का वो बोलते हैं ना कि पैसा मिल रहा है, एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं दुनिया भर को। फिर इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है ओवरऑल अगर हम कास्ट एंड क्लास की बात करें, जिसके पास लैंड है मतलब कुल मिला के वही अपर मिडिल कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को अच्छी पावर रहती है, प्रिविलेज रहता है। भाई जिसके पास एक्सेस है लैंड का, उसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस है, वही आगे इंसान बढ़ सकता है। ये सिंपल चीज़ें हमें पता चलती है। तो हमें देखने को मिलता है हमारी रूरल जितने भी रीजन है वहाँ पर एक कास्ट ऐसी जो हेड बनकर सामने आ जाती है। मतलब कुल मिला के अपर कास्ट वाले एकदम टॉप पर आ जाएंगे, पूरे लोगों को डोमिनेट करेंगे और बाकी जितनी लेबर क्लास है उसको कमांड करते रहेंगे। तो यही दिया हुआ प्रोप्रेटरी कास्ट बन के हमारे सामने आ जाती है। कुल मिलाकर वो एक डोमिनेटिंग कास्ट हमको देखने को मिल जाती है। फिर उन लोग दूसरों पर पूरी हुकूमत चलाते हैं और बेचारों को काम भी करना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोअर कास्ट वालों का कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं होता है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि बेगार एक फ्री लेबर की प्रैक्टिस चलती थी, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी नॉर्थ इंडिया में। हालांकि अब तो ये सब चीज़ें बंद हो रही, लेकिन फिर भी बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में देखने को मिलता है। फ्री लेबर मतलब कुल मिलाकर काम करवाया जाता था और पैसा बिल्कुल नहीं दिया जाता था। मेनली ऐसा होता था जो लोअर कास्ट के लोग हैं इन लोगों को कुछ फिक्स दिन बोला जाता था कि इतने दिन आपको जमींदार और लैंडलॉर्ड के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, उनके लिए आपको इतने साल में इतने दिन काम करना पड़ेगा, एक पैसा भी नहीं दिया जाता था। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लोगों के पास लैक ऑफ रिसोर्सेस होती है, वो बड़े बड़े डोमिनेटिंग लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। तो इसके बाद फिर इन लोगों को ना एक वो हो जाता है कि इतने गरीब हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इतनी लोगों से रेंट ले चुके होते थे, तो मतलब डेप्ट में चले जाते हैं कि इन लोगों को आखिरी में फिर वो हेरिडिटरी लेबर का आपने सुना होगा, बंधुआ मजदूर आपने सुना होगा, वो तक की हालत इनकी आ जाती है। मतलब बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं ये। इनकी कई बार तो पहले समय में अगर इंडिया की बात करें तो पूरी फैमिली हो जाती थी, मतलब इतना कर्जा चढ़ जाता था, इतना कर्जा चढ़ जाता था कि चुका नहीं पाते थे, तो उनको फिर बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। हाथों में हथकड़ी बांध दी, पाँव में हथकड़ी बांध दी, बिल्कुल ऐसे गुलाम जैसे काम कराया जाता था। अगर आप अपना हिस्ट्री देखेंगे पुराने समय का तो ऐसा होता था और ये बहुत जगहों पर प्रिवलेंट था। अब आज के समय में भी ऐसे कुछ जगह जैसे केसेस सुनने जाता है, इतने हाई लेवल के नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइटेशन के केसेस हमको सुनने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे हलपति सिस्टम गुजरात का हो गया, जीता सिस्टम कर्नाटका हो गया, ये हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार हलपति सिस्टम इतना सा बुक में दे दिया। जो चीज़ें बुक में दी हैं आपको बोर्ड में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको आ सकता है कि भाई इसके एग्जाम्पल दो, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा हलपति सिस्टम गुजरात में था, जीता सिस्टम कर्नाटका में था, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। तो सिंपल इतना आएगा। कभी भी आपको 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि भाई बड़ा सा एक पैरा लिखो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वीडियो में मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो फ्री में हम वीडियो को बड़ा और क्यों करें। तो कुछ सिस्टम चलते थे जो इन चीज़ों को प्रमोट करते थे। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है कि अगर हम नदन बिहार की बात करते हैं तो जो मेजोरिटी लैंड ओनर्स थे वो सिर्फ भूमि हार्स थे, मतलब एक डोमिनेट कास्ट थी, बस उसी के पूरे हमें लैंड ओनर्स देखने को मिल जाते थे। मतलब हर रीजन में हमारे कोई 1-2 कास्ट होंगी जो एकदम डोमिनेट करती हमको दिख रही होंगी। तो ये हमारा इस टॉपिक में पूरा आता है। इसके बाद अब एक और बॉक्स छोटा सा हम देख लेते हैं। इस बॉक्स में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एग्रेरियन स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा लिंक देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छा है, बहुत रेनफॉल होती है, सब चीज़ें अच्छी हैं। जो राइस ग्रोइंग रीजन होते हैं रिवर डेल्टास के पास, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कावेरी बेसिन तमिलनाडु का, यहाँ पर बहुत सारी लेबरों की ज़रूरत होती है कल्टीवेशन के लिए। तो ये ऐसी जगहों पर ना एकदम अनइक्वल एग्रेरियन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। मतलब मेनली हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर लैंडलेस रहते हैं, बिल्कुल लेबरों का काम करते हैं, और बॉन्डेड भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मतलब बंधुआ मजदूर भी देखने को मिल जाते थे। और मेनली सब लोअर कास्ट के होंगे, मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं, लैंडलेस हैं, एक से बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत लेबरों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल का होता है। तो एक बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। अब सीधे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मतलब लैंड रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड एक सब टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में कोई भी रीजन हो, एग्रीकल्चरल रीजन, वहाँ पर कुछ ही डोमिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन आते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो भी हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर है ये समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और है। मतलब टोटल अगर हम हमारे सोशियोलॉजी में हमेशा 3 पार्ट की बात कर लेते हैं, एक हो गया कॉलोनियलिज्म के पहले की बात, एक हो गया कॉलोनियलिज्म के समय की बात, और एक हो गया हमारा इंडिपेंडेंस के बाद। तो तीनों समय में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कल्टीवेटिंग कास्ट होंगी, मतलब जो उस लैंड पर काम कर रही जो कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा जरूरी नहीं था कि जो कल्टीवेट कर रहे हैं वही उस लैंड के ओनर्स हैं। यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के हमारे सामने 3 टर्म आ रहे हैं। एक है डोमिनेटिंग, मतलब भाई जिन लोगों का दबदबा चलता था। एक होते हैं कल्टीवेटर, मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। और एक होता है लैंड ओनर्स, मतलब जो उस लैंड को ओन करते हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो कल्टीवेटिंग कास्ट थी, जो कि डोमिनेटिंग कास्ट थी, वही लैंड ओनर्स थे। पास्ट के समय में जमींदार्स के बारे में सुनने को मिलता है, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। पहले के समय क्या होता था, जो रूलिंग ग्रुप्स होते थे जैसे कि लोकल किंग्स हो गए, जमींदार हो गए, मतलब कुल मिलाकर कोई भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स जिनका बहुत पॉलिटिकल दबदबा है वो वहाँ उस लैंड के कंट्रोलर होते थे। मतलब उस लैंड को वो कंट्रोल करते थे। मेनली ये क्षत्रिय होते थे या हाई कास्ट को बिलोंग करते थे, तो इनका पूरा लैंड पर कंट्रोल होता था। तो मेनली हमको क्या देखने को मिलता था कि क्या होता था कि जो ये जमींदार है, मतलब ब्रिटिशरों ने क्या किया था, हर एरिया में लोकल जमींदार बना दिए गए थे। इनसे ये ब्रिटिशर अपना टैक्स कलेक्ट करते थे और इनको प्रॉपर्टी राइट्स भी ग्रांट करे गए थे। तो मेनली यहाँ पर क्या होता था, ये जो जमींदार से इन लोग जितने भी कल्टीवेटर पीजेंट हैं इनको बिल्कुल निचोड़ देते थे। मतलब इनसे बोलते थे आप पूरा काम करो, अच्छा कल्टीवेट करो और हमें बहुत सारा टैक्स दो, क्योंकि भाई इनको भी अपनी कमाई करना है। फिर ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे यही ब्रिटिशरों को दिया जाता था। ब्रिटिशर बहुत हैवी टैक्स लैंड पर, रेवेन्यू पर लगाते थे। जितना भी एग्रीकल्चर पर होता था बहुत हाई लेवल का टैक्स होता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, लोगों को बड़ी परेशानी होती थी और जमींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसकी वजह से जिस जिस एरिया में जमींदारी सिस्टम था वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो था इतना बढ़ नहीं पाया, कम हो गया, और ये एरिया एकदम ब्रिटिश रूल के समय डिक्लाइन होने लगे। मेन रीजन था कि पीजेंट्स चले जाते थे कि भाई इतने ऐसे हम ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के बीच में नहीं रह सकते। फिर फेमाइंस और वॉर्स बहुत कॉमन थी, तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, उनका एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता था, उनको वहाँ से जाना पड़ता था। तो ये कुछ रीज़न आते हैं। इसके बाद ये अगर हम बात करें ज़मींदारी सिस्टम की, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में यही चलता था। लेकिन कुछ और एरिया थे जहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था। अब रैयतवाड़ी से मीनिंग क्या होता है, रैयत का मीनिंग होता है कल्टीवेटर, अगर हम तेलुगु में बात करें। तो इस सिस्टम में क्या किया गया था, जैसे अगर हम जमींदारी की बात करते हैं तो ये ब्रिटिशर है, ये कल्टीवेटर है, इनके बीच में कौन आ जाता था, जमींदार आ जाते थे। ये रैयतवाड़ी सिस्टम में जमींदारों को हटा दिया गया था, सीधे डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था ब्रिटिशरों का कल्टीवेटर के साथ। हालांकि ऐसा कई बार देखने मिला था कि कल्टीवेटर अपने नीचे लेबरों से काम कराते थे और खुद कोई काम नहीं करते थे। बट अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में देखें तो कल्टीवेटर ही डायरेक्ट ब्रिटिशर के कनेक्शन में आ गए थे। अब इसकी मदद से क्या हुआ, टैक्स कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में वो पूरा जमींदारों का सिस्टम खत्म हो गया था, उनका लूटने का सिस्टम खत्म हो गया था। ऊपर से एक प्रेशर चला गया। तब ऐसे में क्या होता था, लोगों को भी काम करने में थोड़ा मजा आता था। कल्टीवेटर एक अच्छे उससे काम करते थे, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि टैक्स का बर्डन नहीं था और फिर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था। तो इस चक्कर में ऐसे जो एरिया थे जहाँ पर रायतवाड़ी सिस्टम चल रहा था वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, इसलिए एरिया एकदम प्रोडक्टिव और प्रॉस्परस हो गए थे। इसमें भी दिया हुआ है, आप अपनी हिस्ट्री बुक में पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से अपन ने इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अब इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, अब एक और सब टॉपिक पढ़ लेते हैं कि भाई क्या हुआ। तो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो नेहरू जी और इनके जितने भी पॉलिसी एडवाइजर्स थे इनने बोला भाई हमें एक प्लान डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो मेनली हम एग्रेरियन रिफॉर्म की बात कर रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे। हमारा कहना था कि इंडिया को डेवलप करना है, प्रॉस्परस करना है, तो ये दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये हुआ। तो मेनली उस समय क्या था, जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो हमारी एग्रीकल्चरल सिचुएशन इतनी खास नहीं थी, ब्रिटिशर पूरा एक्सप्लॉइट कर चुके थे। तो मेनली इन चीज़ों को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा था। जैसे देखा जाता है बहुत लो प्रोडक्टिविटी है, हमें बाहर से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बहुत पॉवर्टी फैली हुई है रूरल पॉपुलेशन में, तो इनके लिए काम कर रहे थे। तो मेजर रिफॉर्म लाने की तैयारी करी जा रही थी। मतलब बोला जा रहा था कि भाई लैंड होल्डिंग सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा एग्रीकल्चरल एक प्रोग्रेस में जा पाएगा।
तो 1950 से 1970 से बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लॉज हुए, पास हुए, एक सीरीज चली बिल्कुल, नेशनल लेवल पर भी हुए, स्टेट लेवल पे भी हुए। और बोला जा रहा था कि भाई इन लैंड रिफॉर्म की वजह से और जितने भी ये लॉज बन रहे हैं इनकी मदद से अच्छे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब इसको सीधा मिटा दिया गया। बोला गया जो इंटरमीडियरीज की जो बीच में जमींदार लोग आ गए हैं इनको हटाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सीधे कल्टीवेटरों के साथ जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले एबॉलिशन किया गया। सिंपल सी बात है भाई, रिफॉर्म के लिए लॉ तो पास कर दिए गए और बहुत इफेक्टिव था ये, लेकिन हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। इसका मेनली इस लॉ पास करने का तरीका ये था कि जो ज़मींदारों को सुपीरियर राइट्स मिले हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए और इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को वीक किया जाए। ये बहुत एक अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन इस पर भी बहुत सारे स्ट्रगल हुआ। भाई क्यों कोई अपनी पावर छोड़ना चाहेगा, तो ये पूरा किया गया। लेकिन ओवरऑल इसको देखें तो थोड़ी सी चीज़ें हमारे सामने सही हो गई थी। कुल मिलाकर अब जो हमारे लोकल लेवल पर कल्टीवेटर थे उनको थोड़ी सी पावर मिलने लगी थी। लेकिन अगर हम देखें जमींदारी सिस्टम तो अबॉलिश हो गया, लेकिन इसके बाद भी लैंडलॉर्डिज्म, मतलब लैंडलॉर्डों का जो दबदबा है, इनका जो लैंडलॉर्ड का चलता है खत्म नहीं हुआ, टेनेंसी खत्म नहीं हुई, इसका शेयर क्रॉपिंग खत्म नहीं हुई, आज भी बहुत सारे पार्ट में चलती है। इससे सिर्फ एक टॉप लेयर के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको खत्म कर दिया है, मतलब जो जमींदार थे एक टॉप लेवल के वो खत्म हो गए हैं, जो बहुत ही रिच थे बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके रखे हुए सबको। लेकिन मल्टी लेयर्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर है हमारा, तो इतनी जल्दी सब चीज़ें ठीक करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और बहुत मेजर लैंड रिफॉर्म लेकर आए, वो था कि बोला गया भाई टेनेंसी को या तो पूरा अबॉलिश कर दिया जाए इसके, या फिर रेगुलेशन एक्ट है। टेनेंसी मतलब वही हमने जो बात करी थी कि लैंड हम लोग रेंट पर दे देते थे, तो इसको बोला गया। लेकिन ये इतना कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाया। मेनली ये सोचा था कि यार इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं टेनेंसी को, या कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारे टीनेंट्स हैं इनको भाई कुछ तो प्रॉफिट रहे ना, कुछ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टेट में ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। वेस्ट बंगाल और केरला की बात करें तो यहाँ पर अच्छे रिस्ट्रक्चरिंग करी गई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लैंड राइट्स थे जो कि हमारे टेनेंट्स को मिले। तो ये एक एग्जांपल आता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इतना इफेक्टिव ये नहीं था। इसके बाद थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लैंड रिफॉर्म आया था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग एक्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली कितना लैंड होल्ड कर सकती है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि भाई लोगों के इतने बड़े बड़े लैंड होते थे जितने में हजारों लोग समा जाए। तब इस चीज़ को ख़त्म करना था तो लैंड सीलिंग लेकर आए, जहाँ पर एक अपर लिमिट लगा दी गई कि भाई इसके अलावा आप और ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते हो। हालांकि कोई ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया के लिए एक लैंड सीलिंग बना दी गई थी, हर एरिया के हिसाब से अलग अलग थी, वहाँ के प्रोडक्शन के हिसाब से अलग थी। जैसे कोई ऐसे एरिया जहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो वह लैंड सीलिंग एकदम बिल्कुल कम कर दी गई थी कि आप इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। लेकिन कोई एरिया जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा लैंड लोगों को ही दिया जा रहा था, ये पूरा जाया जाता था। मेनली कहना था जो सरप्लस लैंड है इसको अब इन लोगों से हटाना है और ये उन लोगों को बांटना है जो बेचारे लैंडलेस फैमिलीज है, मतलब कुल मिलाकर हमारे ST SC हो गए, इन लोगों को बांटो, BC को बांटो, या फिर पुअर लोगों को बांटो जिनके पास लैंड ही नहीं है। ये पूरा गया। लेकिन मोस्ट स्टेट्स की बात करें तो एकदम टूथलेस ये प्रूव हुआ, मतलब इसने कोई ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि लोगों ने इतने सारे लूप होल निकाल लिए थे। आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, लूप होल निकाल लिए थे कि भाई कैसे करके हम इन पूरे एक्ट से बच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम किए गए। मतलब कुल मिलाकर लोगों ने क्या किया, अपना लैंड अपने रिलेटिवों को बांटना चालू कर दिया कि भाई फैमिली के लिए आया है ना, हम अपने दूसरे रिलेटिव को लैंड दे देंगे। ये पूरा करते गए। अपने सर्वेंट्स को दे दिया, बेनामी ट्रांसफर कर दिए। मतलब कुल मिलाकर लैंड हमारे नाम पर हो चाहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी और को भी अगर हमने दे दिया क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअली ओनर तो हम ही रहेंगे ना। ऐसा पूरा इनने कर दिया था। एक बचने का तरीका ये अच्छा इन्हें निकाल लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारे रिच फार्मरों ने क्या किया, डाइवोर्स कर लिया। मतलब इन्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। सिंपल करने का रीजन क्या कि भाई जो रूल्स बनाए गए थे अलग बनाए गए थे। एक ऐसी वाइफ है अगर कोई किसी की तो उसका भाई पूरा एक लैंड सीलिंग का अलग क्राइटेरिया था, कोई अनमैरिड वुमेन है तो उसका अलग था। तो इन्होंने डाइवोर्स करके इन चीज़ों को और सॉर्ट आउट कर लिया था कि भाई डाइवोर्स कर लो तो उनको भी लैंड मिल जाएगा, हमको भी लैंड मिल जाएगा, और रह साथ में रहे थे। मतलब फेक डाइवोर्स था एक ये। तो एक बहुत अच्छा इन लोगों ने तरीका अपनाया था इस चीज़ को हटाने का। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो अलग अलग है, बहुत वेराई करता है ये अलग अलग एरिया में। हमारे यहाँ का जो प्रोग्रेस है लैंड रिफॉर्म का, ये बहुत ज़्यादा अनइवन है स्टेट्स में, हर जगह अलग हमको देखने को मिलता है। कि मतलब अगर हम बात करें कॉलोनियल पास्ट से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही हाईली अनइक्वल है। मतलब इक्वालिटी तो हमें देखने को अभी भी नहीं मिलती है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को स्ट्रक्चर की वजह से बहुत नाटक झेलने पड़ते हैं। जब तक किसी चीज़ का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा जब तक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी उस चीज़ की। तो हमारे सामने आता है। फिर इसके यहाँ पर आता है कि भाई लैंड रिफॉर्म
are not necessary not only to boost agricultural growth but also to eradicate poverty in rural areas। मतलब जब हम लैंड रिफॉर्म कराते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कराते हैं कि भाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम बूस्ट करेंगे, ये पॉवर्टी मिटाने के लिए भी किया जाता है, सोशल जस्टिस के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या दोनों चीजें अच्छे से हो पा रही है इंडिया में, आप भी इसका आंसर जानते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। अब सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो बेसिकली हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का पढ़ने वाले हैं और इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं। सोशियोलॉजी पढ़ते समय आपको एक चीज बहुत याद रखनी चाहिए कि यार आपके मन में आ रहा होगा ये टॉपिक तो पॉलिटिकल साइंस में भी है, ये टॉपिक तो इकोनॉमिक्स में भी है, तो सोशियोलॉजी में भी क्यों? आप हमेशा देखिए कि हर सब्जेक्ट ना अपनी एक ग्रिप पकड़ के रखता है। मतलब सोशियोलॉजी में से हम सोशल इश्यूज की बात करेंगे, अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पढ़ रहे हैं तो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो यही चीज आपको बोर्ड में भी याद रखनी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्यों ना हम उसमें सोशियोलॉजी के पेपर में पॉलिटिक्स का आंसर लिख दें। नहीं, आप वो पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस सोशियोलॉजी के जो चीजें होती हैं उसमें होना चाहिए। तो जैसे हम देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि सबसे पहले हमने लैंड रिफॉर्म की बात करी थी इस चैप्टर में। तो हमने देखा था कि यार इसका बहुत ही लिमिटेड एक इम्पैक्ट रहा है रूरल सोसाइटी में, कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एकदम कॉन्ट्रास्ट में ही आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 से 1970s के बीच का था उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। जहां जहां इसने मतलब काम किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां जहां तक पहुंचा वहां पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे। हम सबको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि भाई एग्रीकल्चर में कैसे हम मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, उस पर पूरा ये हुआ था। इसे इंटरनेशनल एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा फंड किया था और मेनली यहाँ पर क्या बोला गया था कि HYV सीड्स यूज़ करना चाहिए, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, अदर इनपुट पूरे यूज़ होंगे। मतलब कुल मिला के जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, जितना एक डेवलपमेंट हो चुका है, वो हर चीज़ हमें इसमें डालना है। तो ये पूरा हुआ था। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो इसको ना सिर्फ कुछ एरियाज में लाया गया था जहाँ पर एक अश्योर्ड इरीगेशन था। मतलब उन्हीं एरिया में लाया गया था जहां पर पहले से फार्मर अच्छा कर रहे थे, पहले से वो लैंड अच्छे थे। इसका सिंपल रीजन ये था कि भाई ये नए सीड्स आए थे, इनको एकदम हाई लेवल इरिगेशन चाहिए, इनको अच्छे मेथड चाहिए कल्टीवेशन के लिए, वो पुराने जमाने के साथ नहीं चलना चाहिए, एकदम बिल्कुल मॉडर्न चीजें होना चाहिए। इसलिए इनको वहीं लाया गया था जहां पर सिचुएशन पहले से बहुत कुछ सही थी और मेनली टारगेट किया गया था व्हीट और राइस ग्रोइंग एरियाज को, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि मेनली हमें कहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो हमें पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, कब तमिलनाडु के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो फर्स्ट वेव आई थी उसका सबसे बड़ा धमाका हमको देखने को मिला था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन से एकदम रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे तो स्पेट ऑफ स्टडीज, मतलब सीरीज ऑफ स्टडीज हुई सोशल साइंटिस्ट द्वारा, बहुत सारी डिबेट्स करी गई कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। तो पूरा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर देखा गया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आई थी, लेकिन नेगेटिव सी भी इसके आएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की, तो ये बहुत जल्दी बढ़ी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स में, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। ये डिकेड्स के बाद हुआ था ऐसा, मतलब पहले जहाँ हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की अचीवमेंट ये मानी जाती है और साइंटिस्ट की भी मानी जाती है जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूट किया था इस एफर्ट में। तो ये आता है। इसके बाद लेकिन फिर भी कुछ हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नेगेटिव सोशल इफेक्ट, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं एडवर्स, वो पॉइंट आउट किए हैं। उसके बारे में देख लेते हैं। कोई भी चीज़ 100% कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें भाई क्या नेगेटिव हमारे सामने आ रहे हैं, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जहाँ जहाँ एरिया में हुआ वहाँ सिर्फ मीडियम और लार्ज फार्मर को हेल्प मिल रही थी। इस नई टेक्नोलॉजी के जो मार्जिनल और हमारे पुअर फार्मर है, छोटे छोटे फार्मर है, उनको कोई मदद नहीं मिली। सिंपल रीजन था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, ये सबके बस का नहीं था ये सारा सामान खरीदना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इसलिए जो फार्मर पहले से रिच थे वही इसका फायदा उठा पाए। अब इसके दो हमारे सामने मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इस चैप्टर में मैं नोटिस कर रहा हूँ बीच बीच में से लाइन दी हुई है, तो आपको याद करने की जरूरत है। सबसे पहला एक आता है कि भाई सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। तो कुल मिला के वो एग्रीकल्चरिस्ट जो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं कि उनके घर का ही काम हो पाए, बाकी वो मार्केट पर नहीं बेच पाते क्योंकि सरप्लस गुड वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
और जो लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीजेंट्स। बहुत सारे पीजेंट्स को लोग फार्मर से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन फार्मर अलग चीज होती है, पीजेंट्स होते हैं मतलब वो पुअर, आप ऐसा फार्मर बोल सकते हो जो सिर्फ खुद का, ऐसे पुअर फार्मर जो सिर्फ खुद का ही काम कर पा रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनको हम पीजेंट्स बोलते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स आर दोज हु आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड सो आर लिंक्ड टू द मार्केट। अब वो लोग जो भाई अपनी खुद के लिए भी तो कम मतलब प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इतना सरप्लस प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो मार्केट से भी लिंक हो जाते हैं, मार्केट में बेचने लगते हैं। इनको हम फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। बाकी जो कम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पीजेंट्स। आपको छोटा सा एक डिफरेंस पता होना चाहिए, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो मेनली यही हुआ। तो अगर हम बात करें वो वाले फार्मर की जो इसमें आ रहे थे, मतलब जो सरप्लस कर पा रहे थे, उन्हीं को फायदा हुआ सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्योंकि बाद में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हुआ जिसका भी उनको फायदा मिला। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेनली फायदा अगर किसी को हुआ था तो जो पहले से वेल टू डू फार्मर थे उन्हीं का हुआ। फिर इसके बाद जैसे हमने पहले ही बात किया, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज 1960s से 1970s में चला, इसने ना बहुत टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में, लेकिन इससे बहुत सारी इनइक्वालिटी भी रूरल सोसाइटी में लेकर आ गया था। क्योंकि भाई अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन में एकदम से प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा था, हम HYV सीड्स यूज कर रहे थे, उनकी यील्ड ज्यादा होती है, प्रोड्यूस ज्यादा होता है, तो वो प्रॉफिट कर रहे थे। तो जो वेल टू डू फार्मर्स है, जिनके पास लैंड का एक्सेस है, कैपिटल का एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है और नो हाउ मतलब कुल मिलाकर उनके पास स्किल्स हैं कि भाई कैसे क्या चीजें करी जाती हैं, उन लोग इन्वेस्ट कर सकते थे न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर में और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन गरीब लोग नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या हुई, जो टीनेंट कल्टीवेटर्स थे ये डिस्प्लेसमेंट इनका हमको देखने को मिलने लगा। सिंपल सी बात यह है कि टीनेंट का हमने देखा था कि जो रेंट पर लेते थे, अब क्या करने लगे, जो लैंड ओनर्स थे वो खुद कल्टीवेशन करने लगे। उनने ये जो ये रेंट पर टेनेंट्स को देते हैं इनको भगा दिया, बोला गया भाई नहीं अब हम खुद कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो टीनेंट कल्टीवेटर्स का हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो रिच फार्मर थे वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए थे, और जो लैंडलेस और मार्जिनल होल्डर्स थे इन लोग बिल्कुल गरीबी में चले गए थे। तो एक एग्जांपल ये बोल सकते हैं हम कि रिच लोग रिच हो रहे थे, फार्मर जो थे, पुअर वाले फार्मर पुअर होते जा रहे थे, यही रीजन की वजह से। अब इसके सीधे बढ़ते हैं और आगे क्या आता है हमारे सामने। अब इसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि भाई अब नई मशीनरी भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, टिलर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर सब आ चुके हैं, जैसे कि पंजाब और मध्य प्रदेश के बहुत सारे पार्टों में। इनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है उन कास्ट ग्रुप्स का जो पहले ये सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। भाई पहले जब मशीन्स नहीं थी तो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे, अब मशीन आ गई तो वो लोग क्या करेंगे, अब इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है और उनको अपना नया काम देखना पड़ता है। पहले इनका ही काम हुआ करते थे, ये प्रॉब्लम आती। तो इसके वजह से एक चीज और हमें देखने मिलेगी कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसके पेस में इंक्रीज आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई अब उनको काम ही नहीं यहाँ पर तो वो क्या करेंगे, ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम अल्टीमेट आउटकम की बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो वो है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब वही रिच लोग एकदम रिच हो गए हैं, पुअर लोग या तो वहीं रुक गए हैं या नीचे गिर गए हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके पर हमें एक चीज और नोट करना चाहिए कि भाई जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो एक छोटा सा पॉजिटिव चीज हम ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ी है, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ वेजेस भी बढ़े हैं। अब एग्रीकल्चरल वर्कर्स की सब थोड़े एरिया में जब ये चीज़ें हुई तो एक पॉजिटिव चीज़ हम बोल सकते हैं। मेनली इसका रीज़न था वेजेस बढ़ने का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, तो लेबर की ज़रूरत हो रही थी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और वेजेस भी बढ़े, ये आता है। इसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट आता है, वो ये है कि अब प्राइस राइज हुई है तो पहले जो पेमेंट का मूड था उसमें भी शिफ्ट आ रहा है। जैसे पहले मोड ऑफ पेमेंट क्या हुआ करता था, आप काइंड में कर दो, मतलब कुल मिलाकर आप गेन में कर दो, आपका कल्टीवेशन जैसे हुआ उसका 50% दे दो, 40% जितना भी परसेंट आपको देना हो। लेकिन अब इससे क्या हो गया, अब ये काइंड के बदले भी कैश में आ गया, भाई हमें पैसा चाहिए। तो इससे ना बहुत ज़्यादा जो रूरल वर्कर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो गई है। तो एक और नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आता है। इसके बाद ये तो बात हो गई फर्स्ट फेज की ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इसका जो सेकेंड फेज चल रहा है ये ड्राई और सेमी एरिड रीजन में चल रहा है इंडिया के, यहाँ पर किया जाता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो अब इन एरिया में किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक हमें सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने मिलता है ड्राई से वेट कल्टीवेशन की ओर, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। अब क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज आ रहा है और जो क्रॉप ग्रोन होते थे उनमें भी चेंज आता है। कमर्शियलाइजेशन बहुत बढ़ चुका है, तो अब मार्केट की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है। कमर्शियलाइजेशन सिंपल मीनिंग है कि अब मार्केट में जो जिस क्रॉप की डिमांड होती है, जिससे लोगों को पैसा मिलता है, उसके लिए वो चले जाते हैं, पूरा कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि खुद के लिए किया जाता था, भाई क्रॉप ग्रोन अगर बहुत पहले की बात करें कि घर में जितनी ज़रूरत है उतना ग्रो कर लिया या इतना कर लिया कि आजू बाजू के शेयर कर सकें। लेकिन अब कमर्शियलाइजेशन हो गया, तो मेनली वही ग्रो किया जाता है जिससे मार्केट वाले पैसा देंगे। तो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंसी आ गई है। जैसे कि मार्केट में कॉटन कल्टीवेशन की बात करी जाती है, तो अब कॉटन कल्टीवेशन प्रमोट हो रहा है क्योंकि कॉटन की ज़रूरत पड़ती है।
इसकी वजह से क्या हुआ है, जहां हमने सोचा था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लाइवलीहुड में सिक्योरिटी बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका रीज़न है, पहले फार्मर अपने कंजप्शन के लिए फूड ग्रो करते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी इनकम के लिए किस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, मार्केट पर। मार्केट वाले जैसा खरीदेंगे, जैसा मार्केट का सिनेरियो होगा, उस हिसाब से उनकी कमाई होगी। तो ये मार्केट ओरिएंटेड जो कल्टीवेशन हो गया है, इसमें एक और चीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ सिंगल क्रॉप ग्रोन किया जाता है वहाँ पर तो अगर प्राइसेस गिर गई मार्केट में, या फिर अगर एक साल भी बर्बाद हो गया, बैड क्रॉप हो गया किसी साल, तो फार्मर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे एरिया में क्या हुआ है, फार्मर जहाँ पहले मल्टी क्रॉप सिस्टम अपनाते थे, मल्टी क्रॉप में क्या होता था, रिस्क कम हो जाती थी, अगर एक क्रॉप फेल भी हो गया तो दूसरा है हमारे पास। लेकिन अब क्या हो गया, मोनोक्रॉपिंग में आ गए। अब मेनली इसका सिंपल रीजन ये कमर्शियलाइजेशन भी है। तो क्या होता है, अब एक क्रॉप अपने ग्रो करा, तो अब भाई अगर कोई भी रीजन से वो क्रॉप फेल हो जाता है तो आपके पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं है, एक फार्मर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये आता है। इसका एक और नेगेटिव आउटकम हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी का आता है, वो है रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसा हमने बात किया था कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, कुछ कुछ एरिया में हुआ था। तो जो एरिया ऐसे थे जहाँ पर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बहुत डेवलप हो गए हैं, बाकी अदर स्टैग्नेंट हो गए हैं, वहाँ पर कोई भी हमें अंतर देखने को नहीं मिलता। जैसे इसमें दिया हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में हमारे यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में किया गया, तो यहाँ पर हमें एकदम ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स में इतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके रिजल्ट में अगर हम बिहार की बात करते हैं, ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं, या तेलंगाना के ड्राई रीजन की बात करते हैं, तो ये एरिया अंडर डेवलप्ड रह गए हैं। तो ये हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि रीजनल इनइक्वालिटी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रीजन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर आज भी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर चलता है, मतलब वही पुराना वाला जो लैंड वाले कास्ट है, जिनके पास बहुत सारा लैंड है, जो लैंडलॉर्ड्स है वो आज अपना दबदबा बनाते हैं, लोअर कास्ट लैंडलेस वर्कर हो गए, स्मॉल कल्टीवेटर हो गए, इनको परेशान करते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो एक शार्प कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। और ये सब मिलकर एक जो हमारा लेबर है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर हमको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो ना, तो बहुत नाटक होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंटरकास्ट वायलेंस पे भी रिसेंट ईयर में देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ हमारे सामने नेगेटिव पॉइंट्स इस पर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स आता है, बिल्कुल भी ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि एक जन बोल रही है कि कैसे अब जो पहले ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता था उससे अब हाइब्रिड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के इस पर एक एल्डरली वुमेन ने आवाज़ उठाई है कि यार ये क्यों हो रहा है, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, जबकि हाइब्रिड के लिए हमारा जो पहले ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ है, आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सीधे हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जो ही हमारा कहा जाता है कि जो अगर साइंटिफिक फार्मिंग का हमको नॉलेज हो जाए तो हम इंडिया के फार्मर्स की कंडीशन सुधार सकते हैं। तो हमारा सीधा बोला जाता है कि जितना ज़्यादा फार्मर्स को साइंटिफिक नॉलेज होगा, जितने फार्मिंग मेथड साइंटिफिक होंगे, उतनी कंडीशन हमारी सुधरती जाएगी। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय ही हमारे इंडिया में कोई एग्रीकल्चर नहीं बढ़ा है। इंडिया का एग्रीकल्चर सदियों पुराना है, मतलब इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि आज ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गई आकर, नहीं। सबसे पुरानी एग्रीकल्चर सोसाइटी में से एक इंडियन हमारी सोसाइटी रही है। तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत पहले से हमारा पास है। भाई साइंस का नॉलेज अभी आ रहा हो चलता है, लेकिन हमारे जितने भी फार्मर्स रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपने लैंड के बारे में, कौन से क्रॉप्स इसमें उगाने, पूरा ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे फार्मर रखते हैं। तो ये और बहुत हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। फिर साथ साथ जैसे हमारे फार्मर को इतना नॉलेज था, तो जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स थे उनको भी हम सेंचुरी के साथ साथ डेवलप करते आए हैं, मतलब हमारे फार्मरों ने उसको बहुत मेहनत करके डेवलप किया है। लेकिन आज की डेट में जो हमारे हाइब्रिड आ गए हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी वाले आ गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी आ गई कि जेनेटिकली उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पुराने ट्रेडिशनल वेराइटी वाले खो से गए। अब ये नए आ गए हैं, इनको ज़्यादा प्रोडक्टिव बोला जाता है, ज़्यादा साइंटिफिक बोला जाता है। लेकिन हमने जब देखा कि इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंटल चीज़ें हो रही थी, सोशल इम्पैक्ट भी नेगेटिव हो रहे थे, जितने भी मॉडर्न मेथड है, तो इसके बाद हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे ऐसे फार्मर्स मूवमेंट है, अब ये सब भी क्या बोलते हैं कि भाई हमें वापस से ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक सीड्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, अपना मेथड ऑफ कल्टीवेशन चेंज करना चाहिए। मतलब अगर हमारे रूरल पीपल की बात करें तो उनका खुद का ये कहना है कि भाई हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं ये लेस हेल्दी है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वंस। मतलब बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन, वही यहाँ पर एक हमको छोटा सा देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अच्छे खासे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखने मिलते हैं। मेनली उन रीजन में देखने को मिलते हैं जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने के, सबसे पहला आता है कि भाई अब एग्रीकल्चर लेबर का एकदम ज़्यादा यूज़ होने लगा था कल्टीवेशन के लिए, लेबरों की क्योंकि एकदम ज़रूरत पड़ रही थी, हमने पढ़ा। इसके बाद अब जो पेमेंट है उसमें शिफ्ट आया, पहले काइंड मतलब ग्रेन में होता था, अब ये कैश में होने लगा है, एक शिफ्ट हमको यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ पहले जो बंधुआ मजदूर का मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होता हुआ हमको दिख रहा है, एक पॉजिटिव चीज आती है। साथ ही साथ अब एक वेज लेबर फ्री क्लास अब एक आने लगी है, राइज होने लगी है, मतलब वो फ्री लोग जो वेज के लिए लेबर अपना काम करते हैं, ये एक राइज हमको देखने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं भाई लैंडलॉर्ड्स, मतलब कुल मिला के हमारे जो अपर कास्ट वाले डोमिनेटिंग कास्ट वाले लोग हो गए और जो हमारे वर्कर्स हो गए जो लो कास्ट के यूजुअली होते थे, इनके अब रिलेशनशिप के नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजिस्ट जैन ब्रीमैन की, तो इनका कहना है कि ये शिफ्ट है पैट्रोनेज से एक्सप्लॉयटेशन की तरफ, मतलब संरक्षण से शोषण की तरफ। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम आगे का पढ़ेंगे, ये इन्हें यहाँ पर कहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मेनली ये जो चेंजेस हैं ये देखने मिल रहा है उन एरिया को जो ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गए, मतलब इन शॉर्ट जहाँ पर वही क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं जो मार्केट में सेल किए जाएंगे, वहाँ पर ये चेंज हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि जो इस रिलेशन में चेंज आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है हमारा कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की तरफ। ये इसलिए बोला है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है यहाँ पर मेनली जो वर्कर होते हैं इनका सेपरेशन हो जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, और हमारी स्थिति में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारा लैंड। तो कुल मिला के वर्कर्स का लैंड से एक सेपरेशन हो जाता है और अब किसका यूज होने लगता है, वेज लेबर का यूज होने लगता है। जैसा हमने देखा कि एक फ्री वेज लेबर अब बढ़ती जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर हमारे यहाँ आता जा रहा है। तो ये बोला गया है। फिर इन जनरल इन्होंने बोला है कि इट इज ट्रू दैट फार्मर्स इन द मोर डेवलप्ड रीजन वर बिकमिंग मोर ओरिएंटेड टू द मार्केट, मतलब भाई जो फार्मर डेवलप्ड रीजन के वो बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड होते जा रहे थे, क्योंकि अब जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है और हमारा जो रूरल एरिया है ये भी इंटीग्रेट हो गया है बहुत सारी वाइडर इकोनॉमी के साथ। तो अब वाइडर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगा तो भाई चीज़ें तो चेंज होंगी। तो ये थोड़ा सा हमको इस रिलेशन के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रोसेस था इसने क्या किया, फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया है विलेजेस में, और विलेज वाले लोगों को बहुत सारी अब नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बिजनेस की, एम्प्लॉयमेंट की, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है रूरल इकोनॉमी में ये अभी चालू नहीं हुआ है, ये कॉलोनियल पीरियड से हमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा और आपने सुना भी होगा कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे रीजन थे, जैसे बहुत सारे लैंड महाराष्ट्र में बड़े बड़े हो गए, उसके बाद कुछ और एरिया हो गए, वहां पर क्या किया गया था, कॉटन के लिए बोल दिया गया था उन एरिया को कि यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन होगा। तो कॉटन फार्मर जितने भी थे वो डायरेक्टली किससे लिंक हो गए थे, वर्ल्ड मार्केट से लिंक हो गए थे। तो प्रोसेस कॉलोनियल समय से हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इसकी पेस की और ये जितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स लेकर आ गई कल्टीवेशन के और बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं मॉडर्नाइज करने के हमारे रूरल इकोनॉमी को बहुत सारी स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये अंतर आया क्योंकि ब्रिटिशर का भाई मेन एम होता था खुद का प्रॉफिट, तो उन लोग अपना प्रॉफिट करते थे। अब उस चक्कर में कई बार इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट भी हो जाता था, लेकिन भाई गवर्नमेंट तो हमारे प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो इसका पूरा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो इन्हें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया डेवलपमेंट के लिए, इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ाई, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, इन्हें फिर बहुत सारे प्रोविजन बनाए एग्रीकल्चरल इनपुट के लिए। उसका जैसे प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें क्रेडिट किया बैंक और कोऑपरेटिव से, इस पर प्रोविज़न बनाए कि कैसे सस्ते में हम लोन दे सकते हैं, कैसे क्रेडिट प्रोवाइड करवा सकते हैं, सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ों पर भी पूरे काम हुए। फिर साथ ही साथ अगर हम रेगुलर एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट का कहना था कि भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए पूरे काम किए गए कि भाई एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है तो पावर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए। फिर रिसेंटली अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई है जो इसी पर काम कर रही है, इसी डायरेक्शन पर गवर्नमेंट की। तो ये क्या आता है आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम आउटकम की बात करें इन एफर्ट की जो रूरल डेवलपमेंट में हुआ है तो इसने सिर्फ हमारी रूरल सोसाइटी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर दिया है कि रूरल इकोनॉमी बढ़ गई, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आ गई, इसने हमारे एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो हमारे चैप्टर में देख रहे हैं मेनली
उसको और पूरी रूरल सोसाइटी को चेंज किया है। तो एक पूरा बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि कैसे 1960 से 1970 बीच में एकदम से सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ, तो यहाँ बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि मीडियम और लार्ज फार्मर थे ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत रिच रीजन थे, जहाँ पर मतलब एग्रीकल्चरली एरिया रिच थे। इसके एग्जाम्पल जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, सेंट्रल गुजरात हो गया। यहाँ पर जो वेल टू डू फार्मर्स थे, जो कि एक डोमिनेटिंग कास्ट के थे, इन लोगों ने क्या किया, अब इन्वेस्ट करना चालू किया। इन्वेस्टमेंट इन्हें सिंपल इसलिए किया कि भाई इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इन्हें इन्वेस्ट के साथ जब प्रॉफिट एग्रीकल्चर से होने लगा था, अब इन्हें और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चालू किया, बिजनेसेस में। मतलब एग्रीकल्चर से हल्का सा इन्हें बिजनेस साइड भी अब इन्वेस्ट करना चालू किया अपने और ज़्यादा एक प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, इसने एक नए एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स को एक वो किया, राइज दिया कि भाई जब नए एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स फॉर्म होंगे ना, तो एक रूरल पूरी सोसाइटी चेंज होने लगती है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा। तो अब ऐसा जब हुआ, तो इसके जो ग्रोइंग टाउन्स थे, जो मतलब उन्हीं एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा था, उनके रिलेटेड जो ग्रोइंग टाउन्स थे, वहाँ पर एकदम से शिफ्ट हुआ लोगों का, लोग वहाँ जाके बसने लगे। इसकी मदद से क्या हुआ, नए रीजनल एलिट्स हमारे सामने आ रहे थे, जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों डोमिनेट थे। तो मतलब कुल मिला के एक नई क्लास फॉर्म हो रही थी इसी वजह से, क्योंकि जो पहले एक रिच फार्मर थे, डोमिनेटिंग कास्ट थे, अभी अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को चेंज करने का ट्राई कर रहे थे। तो इससे क्लास स्ट्रक्चर में हमें चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ये क्लास स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा था, इसने हायर एजुकेशन को प्रमोट किया। तो अब ये हमारे एलिट्स ग्रुप थे, अब इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया कि भाई कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो बहुत सारे प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस खुले हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तब पर ये एलिट्स लोगों ने अपने बच्चों को जब पढ़ाया, तो इन्हें क्या किया, बच्चों ने पढ़ने के बाद अच्छी प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब को अपना ऑक्यूपेशन बनाया, अपने खुद के बिजनेस चालू किए, अपने आप को एक्सपांड करना चालू किया। अर्बन मिडिल क्लासेस फॉर्म होने लगी इसी के साथ साथ। मतलब जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो जो डोमिनेटिंग क्लास जो सिर्फ रूरल एरिया में बसी हुई थी, अब इसने आगे बढ़ा, अपने आप को चेंज किया और नई अर्बन मिडिल क्लास रूप में ये सामने आई। तो ये चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तो अभी जो हुआ है वो मेनली ये हुआ है कि जो हमारे पुराने ऐसे ग्रुप थे जो बहुत पावरफुल थे, जो एकदम डोमिनेटिंग थे, अब उनने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन अब उनने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो एक डायनामिक एंटरप्रेन्योर ग्रुप में आ गए, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं। अब ये एक रूरल अर्बन डोमिनेट क्लास बन के सामने आया। अब सिर्फ रूरल नहीं है, यहाँ पे एक अर्बन वर्ड भी यूज होने लगा है, क्योंकि इन्हें अपना एक शिफ्ट बदल लिया है। तो मतलब कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इसलिए पूरे रिलेशन में हमें चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि अब वो पुराना वाला धर्रा नहीं बचा है। इन लोग को भी डेवलपमेंट के साथ लोगों में भी अकल आती है और लोग आगे बढ़ना सीखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजन आते हैं, जैसे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ना इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म हुए, ना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, कोई रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर नहीं हुए। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए। जैसा पहले कंडीशन थी, जैसे पहले एग्रीकल्चर था, सब वैसे का वैसा रह गया, ये हुआ है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करते हैं स्टेट जैसे केरला की, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही डेवलपमेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर जो हुए, इसने ना इनको एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया। मेनली गल्फ कंट्रीज जितनी हैं उसके साथ इंटरलिंक केरला अपने आप को कर चुका है। तो अब इससे क्या होता है, इनको एक अलग ही फायदा देखने को मिलता है। तो इतना सब होने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सोचते हैं कि वो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी में बन गया होगा, लेकिन नहीं, वहाँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी सामने आई है, जो एग्रीगेरियन भी है, साथ ही साथ रिटेल सेल्स एंड सर्विसेज से भी जुड़ी हुई है। मतलब अगर हम केरला की बात करें तो बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनकी पूरी, अगर हम रोजगार की बात करें तो पूरी कमाई एब्रॉड से जुड़ी हुई है। मतलब एब्रॉड में जैसा इनका प्रोसेस चलता है, सर्विसेज चलती है, उस हिसाब से इनकी कमाई होती है। तो मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर फॉर्म हुई। ऐसा नहीं कि सब एग्रीगेरियन उसमें घुस गए, इन्हें अपने आप को एक मिक्स्ड वे में सामने लाए। तो एक बहुत खासा हमारे सामने एक एग्जांपल ये आता है। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है सर्कुलेशन ऑफ लेबर। मतलब आपको समझ में आ गया कि अब लेबर का एक सर्कुलेशन देखने को हमें मिल रहा है। वो अब देखते हैं हम क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर हम एक अनदर सिग्निफिकेंट चीज़ की बात करते हैं रूरल सोसाइटी में, तो ये है कि जब से हम कमर्शियलाइजेशन से एग्रीकल्चर को लिंक करें, जब से एक हमें एग्रीकल्चर लेबर का एक माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। मतलब ये माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर बन चुके हैं। अब इसके रीजन हमारे सामने आते हैं। जैसे पहले हमने बात करी वही बंधुआ मजदूर का पूरा एक किस्सा चलता था, अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक ट्रेडिशनल बहुत चीज़ थी जो अब धीरे धीरे सही हो गई है। और इसके बाद फिर जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ा है, तो एकदम से लेबरों की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब वाले रीजन हो गया,
तो ऐसी जगहों पर एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है सर लेबर। तो बहुत सारे हमारे ऐसे वर्कर हैं जो माइग्रेट करते हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब सर्कुलेट होते हैं अपने घर से ऐसे प्रॉस्परस एरियाज़ में। इसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर इनको वेजेस हाई मिलते हैं, फिर साथ साथ यहाँ पर लेबरों की बहुत डिमांड होती है। हमने पहले पढ़ा था कि बेचारे जितने हमारे फार्मर होते थे, वर्कर होते थे, टीनेंट होते थे, ये लोग परेशान होते थे। बहुत सारे हमारे वेज वाले लेबरों का कहना होता है कि डेली वेज के लिए हम काम करते हैं लेकिन हमको काम ही नहीं मिलता है। लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो अब इन लोगों को ऐसी बहुत सारे एरिया जहाँ काम मिलने लगा था, तो लोग वहाँ माइग्रेट करके चले जाते थे। तो जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, लेबर्स एक और रीजन से माइग्रेट करते थे, वो है जो इंक्रीज इन इनक्वालिटीज थी। भाई हमने देखा 1990s के बाद एकदम से इनक्वालिटी बढ़ रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग हैं लोअर लेवल पर है, अब इनक्वालिटी बढ़ेंगी तो पुअर लोग और पुअर होते जाते हैं। तो भाई इन लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी चलाना है तो इनको बहुत सारे मल्टीपल ऑक्यूपेशन देखने पड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इन लोग माइग्रेट कर जाते थे कि भाई एक साल में अलग अलग तरीके का काम करेंगे, कभी किसी के लैंड पे एज अ लेबर काम कर रहे हैं, कभी कुछ फैक्ट्री में काम करने लगे, कुछ और काम करने लगे, ऐसा ही करते थे। तो मेनली यहाँ देखने को मिलता है कि जो मैन होते हैं वो माइग्रेट करते हैं काम के लिए, पीरियोडिकली करते हैं एक उसमें, और देखते हैं कि भाई कहाँ पर अच्छे वेजेस हमें मिल सकते हैं। अब मैन काम पर चले जाते हैं, विमेन और जो चिल्ड्रन होती हैं वो अपने विलेज में ही रह जाती हैं अपने एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो ये एक सीन मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि जो मैन होते हैं वो हर कुछ, जब उनको पता चलता है कि यार इस महीने में इस एरिया में ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा वेजेस मिलती हैं, तो उन महीनों के लिए वो वहाँ रहने चले जाते हैं काम करने के लिए। यह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि मेनली जो ये वर्कर हैं ये कहाँ से आते हैं, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर सूखा पड़ता रहता है, कुछ लेस प्रोडक्टिव रीजन है, वहाँ से लोग चले जाते हैं दूसरी जगह काम करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पंजाब हरियाणा में चले आते हैं कुछ साल के कुछ महीनों के लिए एज अ फार्म में काम करने के लिए। कुछ लोग यूपी में ब्रिक क्लिंक्स में चले आते हैं जहाँ पर वो ब्रिक बनाने का काम चलता है, वहाँ चले आते हैं। कई लोग कंस्ट्रक्शन साइड में चले आते हैं, बेंगलोर और न्यू दिल्ली में, मतलब हर वो जगह चले जाएंगे जहाँ उनको काम मिलता है। तो ये जो ये माइग्रेंट वर्कर हैं इनको टर्म किया गया है फुट लूज लेबर, मतलब हम बोल सकते हैं जो ये होते हैं ना घुमक्कड़, फुट लूज का हिंदी मीनिंग होता है घुमक्कड़। तो इनको जैन ब्रीमैन ने ये बोला गया है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि घुमक्कड़ लेबर हम बोल रहे हैं तो इनको फ्रीडम बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ब्रीमैन्स की 1985 की स्टडी देखते हैं तो एकदम कॉन्ट्ररी बात कही गई है। यहाँ पर बोला गया जो लैंडलेस वर्कर होते हैं इन लोगों को कोई राइट नहीं दिए जाते जहाँ तक कि इनको पेड भी मिनिमम वेज से कम किया जाता है, मतलब एक मिनिमम वेज सेट है वो भी इनको नहीं मिलता है। तो ये आता है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ नोट करना चाहिए कि जैसे कोई भी अच्छे जो फार्मर है ना वेल्दी, ये हमेशा माइग्रेंट वर्कर को ही काम पर रखते हैं, लोकल लोगों को नहीं रखेंगे। जैसे सपोज करिए ये दिल्ली में रह रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दिल्ली में रह रहे हैं, अब इनको अपने कुछ काम करवाना है तो ये माइग्रेंट वर्कर को ढूंढेंगे। इसका सिंपल रीजन ये है कि माइग्रेंट वर्कर को बहुत इजीली आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो और लो वेजेस दे सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं भाई वो तो अपने दाम फिक्स रखते हैं, लेकिन बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं जो माइग्रेंट वर्कर मेनली होते हैं, तो इजीली इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत कम वेजेस इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके कारण ना एक बहुत प्यूक्विलियर, मतलब एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें देखने को मिल रहा है जो लोकल लैंडलेस लेबर है ये तो अपना घर छोड़ के काम करने के लिए चले जाते हैं पीक में, जब एग्रीकल्चरल सीजन चल रहा होता है। तो अब जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो कहीं और से भी इनके एरिया में बुलाए जाते हैं लोकल फार्म्स के लिए, क्योंकि भाई अब लोकल फार्म्स के लिए लोकल लोग तो बचते ही नहीं, लोकल लोग बाहर काम के लिए चले जाते हैं। तो दूसरी जगह से माइग्रेंट वर्कर आते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। मेनली शुगर के ग्रोइंग एरिया में हमें ये सिनेरियो देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें देखने मिल रहा है कि माइग्रेशन एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी की वजह से जो पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन है लोग हमारे वर्कर्स की, वो बद से बदतर हो गई है। बहुत पुअर कंडीशन में लोग आ गए क्योंकि बहुत जल्दी इनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लार्ज स्केल जो सर्कुलेशन हो रहा है लेबर का, इसके कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स भी हमको रूरल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, रिसीविंग में भी देखने को मिलते हैं और सप्लाइंग में भी देखने को मिलते हैं रीजन में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, पुअर एरियाज के जो मेल हैं फैमिली मेंबर वो तो अपने बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तब उनके विलेज में कौन काम करता है, फीमेल को टास्क करना पड़ता है। कल्टीवेशन का पूरा काम अब फीमेल को हो गया है, तो कहीं ना कहीं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स हमको देखने को मिलता है कि भाई अब विमेन भी इमर्ज हो रही है सामने एज अ मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। एक अच्छी चीज़ सामने आती है, लेकिन फिर भी विमेन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इसलिए रहती है क्योंकि भाई इनको लोअर वेजेस दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन, ये आप सबको पता होगा। और पहले के डेटा की अगर बात करें तो पहले विमेन का नाम ही नहीं आता था एग्रीकल्चर में, लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे इनका
का नाम आया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर ऐसे लोगों की बात करें जिनकी मेन लोग बाहर काम करने चले जाते हैं, हम मोस्टली पूरे साल विमेन कल्टीवेटर का काम करती हैं, लेबर का काम करती हैं, मतलब पूरी मेहनत वो करती हैं, लेकिन फिर भी लैंड ओनरशिप उनके पास नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिप पैट्रिनियल सिस्टम चलता आ रहा है, जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस चलती आ रही है, ये विमेन को एक्सक्लूड कर देती हैं। तो एक बेकार चीज़ ये भी हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे विमेन की कंडीशन इस चक्कर में अच्छी हो रही है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। और ऐसा ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की आप बात करेंगे तो रूरल सोसाइटी में से क्या अंतर देखने को मिलता है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1980s से हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी पूरी फॉलो करी जा रही है, और इनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी में। हमारा इसकी पॉलिसी के बाद एकदम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, जिसका सीधा सीधा एम है कि भाई हमें मोर फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर्म करना है। साथ ही साथ इंडिया में अब ओपनिंग हो गई है इंपोर्ट्स की। मतलब पहले आपने सुना होगा कि इंडिया ने गवर्नमेंट ने पूरे इंपोर्ट बंद कर दिए थे ताकि हमारे जितने भी लोग हैं उनको कंपटीशन ना मिले, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चालू हो चुका है, तो भाई अब कंपटीशन तगड़ा दिखने को मिलता है। तो बहुत डिकेड के बाद ऐसा हुआ है कि जो मार्केट हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट और प्रोटेक्टेड होता था, अब वो धीरे धीरे कंपटीशन की तरफ एक्सपोज हो गया है। ग्लोबल मार्केट में जितना भी कंपटीशन होता है, इसका सीधा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आजकल मार्केट में हमको ऐसे फ्रूट्स मिल जाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स मिल जाते हैं तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराए गए हैं और लोकल स्टोर में हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, जो आज से कुछ सालों पहले नहीं होते थे। अगर हम लिबरलाइजेशन की पहले की बात करें तो उस समय अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये कि हमें सीधा सीधा पता चलता है कि भाई इंपोर्ट बैरियर सब हट चुके हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। तो ये आता है। इसके बाद इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि इंडिया ने व्हीट इंपोर्ट किया था, जिसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन बोला गया था, क्योंकि हमारी इंडिया की पुरानी पॉलिसी रही है सेल्फ रिलायंस की इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल ये था कि कहीं ना कहीं बोला गया था कि पुरानी बिटर मेमोरीज वापस लेकर आया, जो हमारी डिपेंडेंसी थी अमेरिकन फूड ग्रेन्स पर, तो इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर में हमें देखने को मिली थी। तो ये हमें सामने एक समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं एक वो है, एक बिटर पॉलिसी जो आई थी एक कंट्रोवर्शियल, वो ही आ जाती है। थोड़ा सा इसका नॉलेज रखना आपको ज़रूरी है। तो हमें मालूम चलता है कि जितने भी इंडिकेटर है जो हमने पहले बात करी, ये एक प्रोसेस झलका रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन अब हमें देखने को मिलता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लार्जर एक ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो चुका है। तो ये पूरा एक हमें ग्लोबलाइजेशन का देखने को मिलता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फार्मर्स पर और हमारी रूरल सोसाइटी पर। इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे कुछ रीजन हमारे हो गए, पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ के फार्मर अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की। जैसे पेप्सी को कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ है, जो इनको बोलते हैं कि आपको सर्टेन टाइप का एक क्रॉप ग्रो करना है, जैसे टोमेटोज हो गए, पोटैटोज हो गए, आपको यही ग्रो करना है। उसके बाद ये कंपनियों को ये ले लेती है कंपनी, जिसको बाद में प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करती है। पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कैसा क्या होगा, इसमें कंपनी बताती है आपको कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, कंपनी सीड प्रोवाइड करवाएगी, पूरे इनपुट प्रोवाइड करवाएगी। कई बार तो ऐसा भी होगा कि वो आपको बताएगी कैसे आपको ग्रो करना है, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग कैपिटल मतलब पैसा भी वो आपको प्रोवाइड करवाएगी सब करवाने का। इसके बाद फार्मरों को इन रिटर्न एक बिल्कुल अश्योर्ड रहता है कि भाई इतनी प्राइस उनको मिलने वाली है, और उन लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, क्योंकि जितनी कंपनीज होती है गारंटी करती है कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, और प्राइस पहले ही फिक्स हो चुकी होती है कि भाई आपको इतना सामान हमको देना है, इतनी प्राइस में हम आपसे ले लेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, बहुत वेरी कॉमन हो गई आजकल में, कॉमन चीज़ हो गई है ये। और जैसे बहुत सारी चीज़ कट फ्लावर्स, मतलब कुल मिलाकर फ्लावर्स ले लेते हैं डेकोरेशन के लिए, फ्रूट्स हो गए जैसे ग्रेप्स हो गए, फिक्स हो गए, पॉमग्रेनेट्स हो गए, कॉटन हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, इस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। तो अगर एक तरफ से हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें बहुत एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी की तरफ देखने को मिलती है कि भाई चलो फार्मर्स को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी को मिल रही है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं फार्मर की इनसिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। सिंपल रीजन है क्योंकि अब फार्मर पूरे किन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इन कंपनी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी बढ़ गई इस चक्कर में। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जैसे अगर फ्लावर्स की बात करते हैं, घेर के मतलब कुल मिलाकर आपने वो खीरा सुना होगा ना, हिंदी में हम बोलते हैं, इनकी जो होती है, इनने क्या किया, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इनने हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है इनको डाइवर्ट कर दिया है। पहले जो हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते थे अब वो पूरा बंद हो गया, और अब जो ये बोलते हैं हम वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारा पूरा एक चीज़ ही चेंज हो गया है। साथ ही साथ भाई हमारे जो फार्मर थे, इनका जो पूरा एक पुराना अपना नॉलेज था, एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान था, वो समाप्त हो गया है। अब उसका कोई यूज ही नहीं बचा है, क्योंकि भाई अब इन लोगों को वही उगाना है, वैसे ही उगाना है जैसा आप सामने वाली कंपनी बोलती है। तो इनका खुद का नॉलेज का कोई एक वैल्यू नहीं बचता है।
ये एक प्रॉब्लम आ गया है। साथ ही साथ जितने भी हम ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेनली होते हैं ये एलीट आइटम्स के लिए होते हैं। तो एलीट आइटम्स के लिए भाई हाई डोज लगता है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइजर का। तो कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की वजह से हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल तो ये चीज़ें नहीं है, तो ये नेगेटिव चीज़ आती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर में वो ये है, तब जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब इस सेलर के रूप में सामने आ रही हैं। अब ये जो इनपुट्स होते हैं ना हमारे, जैसे सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, अब इन्हें ये बेचने का काम भी ये करने लगे हैं। अगर अभी लास्ट डिकेड की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोग्राम है उनको कम कर दिया है। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते थे गवर्नमेंट की तरफ से कम हो गए। तो अब एग्रीकल्चर एक्सटेंड करने के लिए अब जो एजेंट्स आए हैं, हमारी जो मतलब कंपनीज आई हैं, अब इन लोगों ने पूरा ठेका ले लिया, ये एजेंट बन गए सीड फर्टिलाइजर के कि भाई हम बेचेंगे। और सीधी सी बात है भाई, इन लोग अब जो बताएंगे वही फार्मर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ऑब्वियस सी बात है इनको अपना प्रॉफिट चाहिए। तो फार्मर को एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोग महंगे प्रोडक्ट देते हैं, फार्मरों को अब लेना भी पड़ता है। तो क्योंकि उनको इतना ही नॉलेज होता है जितना ये दे पाते हैं, क्योंकि यही एक नॉलेज का सोर्स बचता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने फार्मरों को बहुत एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के लिए वो कर दिया है, डिपेंडेंट हो गए फार्मर इन पर। तो एक चीज़ ही हमें आती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो गया है और फार्मर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लगे हैं। और इकोलॉजिकल क्राइसिस तो इसकी वजह से रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई जितने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होंगे तो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस का एक नेगेटिव साइड ये तो देखने को मिलेगा ही। फिर इसके बाद अब हमारे सामने एक आता है फार्मा का सुसाइड केसेस के बारे में, कि भाई इंडिया में अगर हम देखें तो जो फार्मरों को परेशानी होती है, जैसे ड्रॉट हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, डेप्थ हो गया, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। लेकिन फार्मर्स का जो सुसाइड केसेस आ रहे हैं अभी अभी नए हमें सुनने को मिल रहे हैं। जैसे क्या चेंजेस है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनने अटेम्प्ट किया है कि इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करें हमारे जो स्ट्रक्चरल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं उसको देखकर। तो हमारे सामने आता है कि भाई जो हमारे एग्रीकल्चरल और एग्रीगेरियन सोसाइटी में स्ट्रक्चरल और सोशल चेंज हो रहे हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। तो सुसाइड केसेस हैव बिकम मैट्रिक्स इवेंट्स। मैट्रिक्स इवेंट्स का सिंपल यहाँ पर मीनिंग होता है कि कुछ बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं लाइन से, जिसकी वजह से कुछ एक चीज होने लगती है। मतलब बहुत सारे आज जो चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से एक बड़ा इवेंट फॉर्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आ रेंज ऑफ फैक्टर्स कोलिज टू फॉर्म एन इवेंट। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिंगल हो जाते हैं जिसकी वजह से एक इवेंट फॉर्म हो जाता है। इसको मैट्रिक्स इवेंट्स यहाँ पर बोलते हैं। तो बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, वो मार्जिनल फार्मर थे, जिनने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के मेथडों को अपनाया कि भाई इसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी कर लेंगे, चीज़ें अच्छी कर लेंगे। तो जब भी उन्हें भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कदम उठाया तो एक बहुत बड़ा रिस्क था, वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा था जब से गवर्नमेंट की सब्सिडीज कम हो रही थी। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज कम हुई, रिस्क बढ़ा, इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, ये सब चीज़ें हुई और मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो बहुत सारे फार्मरों ने बोरो किया बहुत सारी जगहों से ताकि वो इन्वेस्ट कर पाएँ। और बाद में क्या हुआ, अगर बाय चांस गलती से क्रॉप फेलियर हो गया किसी भी रीजन से, जैसे अगर डिसीज हो गई, पेस्ट हो गया, ज़्यादा रेनफॉल हो गया, ड्रॉथ हो गया, इन सम केसेस लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट प्राइस का कुछ नाटक हो गया, तो फार्मर इतने ज़्यादा डूब जाते थे इस डेप्थ में कि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं बचती थी अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा एक आप गरीबी के स्टेट में जाओ, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उधार लेके रखा हुआ मार्केट से। और फिर ये तो हो गया चलो एक परेशानी, अगर कोई फार्मर है जो इतना परेशान है क्योंकि उसका इतना चुकाना है डेप्थ उसको। अब उसके बाद चेंजिंग कल्चर हो रहे हैं, मतलब कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, रूरल एरियाज में चेंजिंग कल्चर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे अब भाई मैरिज के लिए आपको इंक्रीज्ड इनकम की जरूरत है, मैरिज नहीं कर पाओगे, हमारा डाउरी सिस्टम चलता है बहुत जगहों पर, उसका आप क्या कर सकते हो। अब जो न्यू एक्टिविटीज में एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसका क्या करोगे, एजुकेशन मेडिकल केयर आ गई, अब उसका क्या करोगे, खर्चा बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर बहुत बड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है द पैटर्न ऑफ फार्मर्स सुसाइड पॉइंट टू द सिग्निफिकेंट क्राइसिस दैट आर द रूरल एरियाज आर एक्सपीरियंस। मतलब कुल मिलाकर जो फार्मर्स की सुसाइड है, ये जो क्राइसिस है जो रूरल एरिया में एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं उसका एक नतीजा है। जैसे दिया हुआ कि भाई एग्रीकल्चर को आजकल मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, साथ ही साथ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर इशू को अब कोई भी पब्लिक इशू की तरह नहीं देखता है, मोबिलाइजेशन नहीं है, मतलब कुल मिलाकर लोग अपना खुद का ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं फार्मर अच्छे से, कोई अच्छा प्रेशर ग्रुप नहीं है जो कि पॉलिसी मेकर को इनके फेवर में ला सके, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जो हमारी सुसाइड होता है कुल मिलाकर डेप्थ की वजह से होता है कि भाई बहुत ज़्यादा इन लोगों ने उधार ले लिया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया है, क्रॉप फेलियर हो गया है, इनकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसकी मदद से इनको थोड़ा सहायता मिल सकती है, थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान हो गया, नेशनल रूरबन मिशन हो गया। ये कुछ स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिससे इनको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो ये कुछ आता है।
और ये जिसमें दिया हुआ है दिस स्कीम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी लाइफ टू रूरल इंडिया, मतलब रूरल इंडिया को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने में स्कीम हेल्प करने वाली है। इसके बाद आखिरी में एक बॉक्स देख लेते हैं, ऐसे बॉक्सेस थोड़े इंप्रूव होते हैं इसलिए आपको लाइन बाय लाइन इसको समझाता हूँ। द स्पेट ऑफ फार्मर्स सोसाइटी, स्पेट मतलब एक सीरीज, द सीरीज ऑफ फार्मर्स सुसाइड दैट हैज बीन ऑकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सिंस 1997 to 1998 कैन बी लिंक्ड टू द एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस caused by structural changes in agriculture, changes in the economic and agriculture policies। 1997 और 1998 के बीच में जो हमें देखने को मिल रहा है सुसाइड, ये मेनली इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस हो गए हैं जो कि स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हुए हैं, जो चेंजेस हमारे इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर पॉलिसीज में आई हैं। अब दीज इंक्लूड मतलब क्या चेंजेस आए हैं, द चेंजेस पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स के पैटर्न में चेंज आया है, क्रॉपिंग पैटर्न में जो चेंज आया है, अब जो शिफ्ट आया है कैश क्रॉप्स में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने हमें एकदम एक्सपोज करके रख दिया है, फिर ग्लोबलाइजेशन एक रीज़न आ गया है, हैवी डिपेंडेंस ऑन हाई कॉस्ट इनपुट्स हो गया है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज टू बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीनेशनल सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनीज, हमने पढ़ा कैसे गवर्नमेंट हट गई और अब इंटरनेशनल कंपनीज अपनी जगह बना ली है, ये एक रीज़न आता है। फिर डिक्लाइन इन स्टेट सपोर्ट, स्टेट का सपोर्ट अब नहीं देखने को मिलता है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अब इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है, इंडिविजुअल लोग काम करने लगे हैं, ये हो गया है। तो अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो देयर हैव बीन 8,900 सुसाइड्स बाय फार्मर बिटवीन 2001 एंड 2006 इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र। मतलब 8,900 सुसाइड केसेस आते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बॉक्स आता है जो इंपॉर्टेंट आता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है गाइज। एक ही दिन में इस चैप्टर को बनाकर आपको एडिट कर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। कमेंट में बताना आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। वीडियो को लाइक करो, नया चैनल है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो पाएँ। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट में पूछेगा, आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।